पढ़ाकू दोस्तों, मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोग अभी भी पढ़ाई ही कर रहे होंगे और मैं आ गई हूँ आप लोगों की हेल्प करने, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी में मुझे पता है कॉलेज जाने का मौका नहीं मिलता है। और जो ओपन से पढ़ाई करते हैं वो लोग हमेशा कैसे पढ़ते हैं, हमेशा अलग से टाइम निकाल के पढ़ते हैं। वो या तो हाउसवाइफ्स होती है या फिर जॉब करने वाली लेडीज़ होती है और जिनका घर भी संभालना होता है जिन्हें, या जेंट्स होते हैं जिनके पास पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ नौकरी भी होती है। तो मैं आ गई हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी बच्चे हैं जो उनकी हेल्प हो सके। तो देखिए, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको करा रही हूँ। तो शरीर का विकास होता है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जलवायु, भोजन, प्रकाश। तो इसमें आंसर है उपयुक्त सभी। समाज के निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है, तो साहित्य का। आप सभी जानते हैं कि साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है समाज के निर्माण में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए, साहित्य और समाज का संबंध है तो क्या है, अंग्रेजी। जैसा साहित्य है वैसा ही रूप का हो जाता है, तो समाज का। भक्ति काल में हिंदुओं के हृदय में का संचार था, निराशा। भक्ति काल की कविता पर प्रभाव दिखता है किस किस का, अमानुषिक अत्याचार, निराशा का संचार और अत्याचारों का सहना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप देखिए, मध्यकाल और आधुनिक काल के साहित्य पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तत्कालीन परिस्थितियों का। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखिए कि जीवन का विकास किस पर निर्भर करता है, भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। अच्छा, अब देखिए, तुलसीदास की रचनाओं में किसकी छाप है, तो 16वीं सदी की छाप है। समाज में व्यक्ति को बीज रूप में प्राप्त करता है, किस रूप में, भावनाओं, विचारों और रूढ़ियों को बीज रूप में प्राप्त करता है। साहित्यकार अपने समय का प्रतिनिधि कहलाता है। उसके बाद आधुनिक साहित्य व्यक्तिगत साहित्य होता जा रहा है। आज का साहित्य जनता की भावनाओं के निकट, पास या समीप, मतलब इसमें आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी है। अच्छा, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आज का साहित्य जनता की भावनाओं में, मतलब ये तो हो गया। वर्तमान हिंदी साहित्य जागृति भी पैदा करता है और राष्ट्रीय भाव भी पैदा करता है, स्वतंत्रता के लिए बलिदान के प्रति भी जागरूक करता है। वर्तमान हिंदी साहित्य हमारे समक्ष उपस्थित करता है समाज का स्वरूप। आज के समाज में दोष है तो ये है कि जो हमें दिए हुए ऑप्शन, पराधीनता, कुरीतियों के प्रति घृणा, तो ये कोई भी नहीं है। साहित्य का विश्वास नहीं है तो नीति में और अनीति में, दोनों में ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आधुनिक समाज सहमत नहीं है तो मान्यताओं से, परंपराओं से, पक्षपात से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी से। अच्छा, मस्तिष्क का विकास डैश पर आधारित है, तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, साहित्य पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना। साहित्य मनुष्य के लिए है भोजन के समान, साहित्य न हो तो सभ्यता का विकास और ज्ञान का प्रसार रुक जाता है। उसके अलावा देखिए, समाज और जो साहित्य है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। फिर है, समाज के अनुसार ही साहित्य का निर्माण होता है। वीर गाथा काल में देश की धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है आदि सभी का वर्णन है, ठीक है ना। अच्छा, 16वीं जो सदी है उसके रचनाकार हमारे कौन है, तो 16वीं सदी के हमारे रचनाकार, 16वीं सदी के जो हमारे रचनाकार हैं वो तुलसीदास है। साहित्य में अनोखी शक्ति है, समाज के उत्थान और पतन का कारण साहित्य है, बहुत हद तक ये बात सही है। अच्छा साहित्य कल्याण करता है किसका, समाज का। कल्याणकारी समाज करता है साहित्य का सृजन, और साहित्य का शंखनाद जन जन के कानों में पहुंचकर प्राण फूंक देता है। और साहित्य को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है। साहित्य में सम्मिलित है जीवन की अभिव्यक्ति और वास्तविकता दोनों। किसी देश का साहित्य परिचित कराता है सभ्यता से। साहित्यकार अपने समय का प्रतिनिधि होता है। साहित्यकार अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करता है युग की जटिलताओं और युग की समस्याओं को, ये हम सभी लोग जानते हैं। साहित्यकार प्रेरणा लेता है जीवन से। साहित्यकार अपनी प्रेरणाओं को प्रस्तुत करता है एक कहानी के माध्यम, एकांकी के माध्यम और नाटक के माध्यम से। साहित्यकार का भावुक हृदय अपनी लेखनी से जीवन की समस्याओं को सुलझाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और साहित्य का प्रभाव पड़ता है देश काल परिस्थितियों दोनों पर। साहित्य समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है और उपन्यास अपने समय में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। युग की विशेष परिस्थितियों का पता चलता है किससे, उपन्यास से। अच्छा, अब और देखते हैं, गोदान की रचयिता है, तो गोदान के जो रचयिता है वो है प्रेमचंद्र, और शरद चंद्र की रचना है बड़ी बहन। और उपन्यासों को पढ़कर उस समय की
कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि सभी के विषय में पता चलता है। बड़ी बहन, गोदान और देवदास आदि हैं उपन्यास। साहित्यकार समाज का पथ प्रदर्शन और पथ मार्गदर्शन दोनों करता है। जीवन से निराश हिंदू किस युग के थे? मध्य युग के। राम और कृष्ण का रूप प्रस्तुत किया तुलसीदास और सूरदास दोनों ने। राम और कृष्ण का कैसा रूप प्रस्तुत किया गया? लोक रक्षक और लोक रंजक दोनों। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुभद्रा कुमारी की रचना है झांसी की रानी। सभी एक बच्चा बच्चा भी जानता है, इंडिया में खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा, उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है झांसी की रानी। झांसी की रानी है एक कविता। कवियों ने जनता में उत्पन्न किया, तो क्या उत्पन्न किया? आकर्षण और जागृति दोनों। साहित्य जनजीवन से प्रवाहित होता चला आ रहा है। साहित्य से मानव जीवन को की संपूर्ण प्राप्त होती है। भावनाएं, विकृतियां, आकांक्षाएं सभी कुछ प्राप्त होती हैं। वर्तमान युग है संकट का, शोषण का या फिर दोनों का? तो आंसर है दोनों का। साहित्यकार सजग होकर कविता डैश भावों की वंदना करता है, तो वेदना का भी करता है, देखिए वो निराशा का भी करता है, करुणा का भी करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आज का जीवन है तो गतिशील और आज साहित्य भी अपने युग के अनुरूप या प्रतिरूप है। काल विभाजन में कितने कालों का वर्णन है? तो 3। इन कालों के नाम हैं प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकाल। प्राचीन काल का संबंध जोड़ा जाता है गण व्यवस्था से और सामंती अवस्था का संबंध है मध्यकाल से और वर्तमान का संबंध जोड़ा जाता है पूंजीवादी व्यवस्था से। ठीक है ना, पूंजीवादी व्यवस्था से। अब आप लोग आगे देखिए। समाजवादी व्यवस्था का संबंध था भविष्यकाल से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था होती है। कौन से में? 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था होती है। अच्छा, वर्ण व्यवस्था किस वेद में होती है? तो ऋग्वेद। अवसान काल है वैदिक काल। गण व्यवस्था के अवसान बिंदु को प्राचीनता का प्रारंभ कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को कहते हैं द्रविड़ सभ्यता और द्रविड़ सभ्यता को वेदों से पहले भी माना जाता है। द्रविड़ सभ्यता है प्राचीन। सिंधु सभ्यता में सिंधु घाटी व्यवस्था के नगर विकसित सामंती सभ्यता के प्रतीक हैं। ठीक है। अच्छा, सिंधु घाटी व्यवस्था में गण व्यवस्था का चरण था अंतिम। सामंती व्यवस्था सामंती सभ्यता को प्रदर्शित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता भी और वैदिक सभ्यता भी दोनों ही। अब ये देखिए डैश सभ्यताएं आती हैं गण व्यवस्था वाले प्राचीन युग का अवसान काल में, तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों ही कब आती हैं? गण व्यवस्था वाले प्राचीन युग के अवसान काल में। कब? अवसान काल में। 18वीं शताब्दी का युग था तो पूंजीवादी गण व्यवस्था के अवशेष मिलते हैं आदिवासी प्रदेशों में। कुछ प्रदेशों के भागों में सामंती अवशेष मिलते हैं और जो हमारी भारत की मुख्य व्यवस्था है, जो भारत की मुख्य व्यवस्था है, तो भारत की मुख्य व्यवस्था पूंजीवादी है अभी इस टाइम पे। ठीक है ना। अच्छा, सामंती व्यवस्था को कहा जाना चाहिए मध्यकाल। पशु बलि का विरोध किया था महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने पशु बलि का विरोध किया था, यह एक तथ्य है सर्वमान्य। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था, तो मगध और कौशल के व्यापारियों का समर्थन उनको प्राप्त था। बौद्धकालीन भारत सामंती भारत है। सामंती भारत में अधिकतर भूमि नीची जातियों की है और जो गुप्त काल है, गुप्त काल में गण समाज विघटित हो जाते हैं। और देखिए डैश में लिखा साहित्य सामंती समाज की देन है, तो संस्कृत, पाली और प्राकृत में लिखा साहित्य सामंती समाज की देन है। संस्कृत और पाली में लिखे साहित्य को क्या कहा जाता है? तो मध्यकालीन साहित्य कहा जाता है। आधुनिक काल के निर्धारण पर विचार करना जरूरी है। आधुनिक काल के निर्धारण के लिए आधुनिक रूप से विचार करना आवश्यक है। आधुनिक भाषाओं में सबसे पुराना लिखित साहित्य तमिल भाषा का है। तमिल के प्राचीनतम लेखक हैं तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियर ने तमिल भाषा का व्याकरण लिखा। आधुनिक जातियों के निर्माण पर विचार के लेखों में व्यक्त विचारों के आधार पर आधुनिक जातियों के निर्माण पर विचार कार्ल मार्क्स के लेखों में व्यक्त विचारों के आधार पर करते हैं। और